हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलो संडे मन गया है, रिलैक्स हो गए होंगे आप काफ़ी संडे वाले दिन, बिकॉज उस दिन कोई वीडियो लेक्चर नहीं होता। आई न्यू वीडियो लेक्चर देखने में थोड़ा सा माइंड स्ट्रेस लगता है। आपको स्कूल का होमवर्क भी मिलता होगा, आपको यहाँ का भी होमवर्क मिल रहा है। होमवर्क इन द सेंस यहाँ पे हम होमवर्क तो नहीं देते, पर बेटा हम आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में ज़्यादा पढ़ा लेते हैं, तो एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, बट कोई बात नहीं, आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है मेरी बात समझे। आज हम देखते हैं ये टॉपिक, माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक देखते हैं बेटा। अच्छा, लास्ट मैंने आपको क्लास में प्लास्टिड अच्छे से समझा दिया था, फिर भी कोई डाउट तो ज़रूर मुझे पूछ लेना। आपको लगता है कि मैम मुझे नहीं समझा, आप मुझे कॉल करो, मैं आपको उसी वक्त दोबारा समझा दूंगी। ठीक है बेटा। आज हम देखते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। सी, माइटोकॉन्ड्रिया सेम एज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल आपको बहुत, जितने भी पॉइंट्स जो मैं बोलती जाऊंगी बेटा, आप देखो आपको पीछे मैंने सब लिख दिया है, फाइन, क्योंकि कई बच्चों को चाहिए नोट्स प्रॉपर चाहिए होते हैं बेटा, तो फॉर देम कि ठीक है देखो मैंने आप लोगों के सामने नोट्स अच्छे से बना दिए, सो यू कैन पॉज द वीडियो, टेक द स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन द ऑल दी नोट्स। अब आगे हम ये देखते हैं बेटा, प्लास्टिक्स हमने जब देखा था, जो हमारे पास जो ऑर्गेनल हमने लास्ट सबसे पहले जो ऑर्गेनल हमने पढ़ा, दैट इज प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक डबल मेम्ब्रेन था, फाइन। वेरी फर्स्ट जब हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था तब भी हमने देखा कि वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। तो डबल मेम्ब्रेन में हम दूसरा एक टॉपिक ऑर्गेनल हम पढ़ रहे हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा, इट इज अ डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर। सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है, डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर। सी, मैंने आप लोगों के सामने डायग्राम बनाया है, बट अभी इसको लेबल नहीं किया है। ठीक है, लेबल में आप जल्दी ही आपको जैसे जैसे बताती जाऊंगी वैसे वैसे लेबल करती जाऊंगी। ठीक है, सी यहाँ पे आपको डबल मेम्ब्रेन दिखेगी। एक तो ये रेड कलर की जो मैंने बनाई है, दिस इज फर्स्ट लेयर, दिस इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे हम इसको, आउटर मेम्ब्रेन। एंड सी, जो इनर मेम्ब्रेन है बेटा, वो देखो ब्लैक कलर से काफी सारे फोल्डिंग्स मैंने बना दिए। फाइन, मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी अच्छे से। तो जो इनर मेम्ब्रेन है बेटा, वो ब्लैक कलर की जितनी भी आपको लाइंस नजर आ रही है ना, इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, जो कि अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। इसके फोल्ड होने का राज क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों फोल्ड हो जाती है। सो जो ब्लैक कलर की है बेटा, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। फाइन, तो ये तो हमने देख लिया, दैट इज डबल मेम्ब्रेनस एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा आप देखो, ये है रोड शेप्ड स्ट्रक्चर। रोड शेप्ड मतलब रोड कैसा होता है, इस तरीके का होता है। तो सेल के अंदर ही समथिंग कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, लंबा इस तरीके की आपको लेंथ, इसको इस तरीके से आपको दिखाई देगी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इस तरीके से आपको सेल के अंदर, आपको जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वो हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जो बेसिकली क्या है, रोड शेप्ड है। फाइन बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, वो कॉलिकर ने देखा था 1850 में, किसके अंदर, एक मसल सेल्स के अंदर देखा था। ये जो हमारी मसल्स होती है बेटा, फाइन, आगे हमारे पास चैप्टर आएगा, जिस सेल के बाद एक नया चैप्टर आएगा, दैट इज टिश्यू। तो टिश्यू में हम मसल्स, ये जो पर्टिकुलर मसल्स किस टाइप की टिश्यूज की बनी हुई होती है, ठीक है, सार्कोप्लाज्म, ये सब हम बहुत, सार्कोमियर वगैरह, ये हम बहुत अच्छे से समझेंगे उसके अंदर। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि जब सबसे पहले कॉलिकर ने मसल सेल्स, जब उन्होंने कभी ह्यूमन बॉडी के ऊपर जब धीरे धीरे सेल इवोल्यूशन होने लग गया, सेल की थ्योरी बनने लगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स के ऊपर वॉच करने लग गए, डिस्कवरीज होने लग गई, तो कॉलिकर ने भी देखी होगी। उन्होंने पर्टिकुलर मसल सेल्स के अंदर इस तरीके का रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर उन्होंने देखा। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर उनको दिखाई पड़ा, तो उन्होंने उसका नाम सबसे पहले सार्कोसोम्स रखा। क्या नाम रखा उन्होंने उसका सबसे पहले नाम, सार्कोसोम्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा, कॉलिकर ने देखा इन 1850। कौन सी सेल्स के अंदर, मसल्स के अंदर देखा उन्होंने, जिसको उन्होंने नाम रखा था सार्कोसोम्स। सबसे पहला नाम माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल नहीं था, नाम क्या था सबसे पहले, सार्कोसोम्स था। इसके बाद जब फर्दर और इसके बारे में, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, बहुत अच्छा मैग्नीफाइंग लेंसेज के साथ में, बड़ी सी स्क्रीन के अंदर लैब में बहुत अच्छे से कंप्यूटराइज्ड उसका स्ट्रक्चर दिखने लग गया, डिटेल स्ट्रक्चर दिखने लग गया, तो बेटा सी बेंडा ने उनका नाम बाद में चेंज कर दिया और उसको एक प्रॉपर नाम दिया, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्दर नेम्ड बाय सी बेंडा। सो ये दो क्वेश्चंस बन के आते हैं, यू हैव टू
learn it. Fine बेटा. अब एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, याद है प्लास्टिक के समय मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि प्लास्टिक एक तरीके से उसके पास जो राइबोसोम्स है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है, 70s राइबोसोम्स है. फाइन. तो ऐसा एस्टिमेशन लगाया जाता था कि पर्टिकुलर एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की सेल को या पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल को एक यूकैरियोटिक सेल ने क्या कर लिया, एनगल्फ कर लिया. ठीक है, जैसे अमीबा क्या कर लेता है, अपने सूडोपोडियास को फैला के किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ईट कर लेता है, फेगोसाइट कर लेता है. सिर्फ वैसे ही किसी ऐसे जब अर्थ का एवोल्यूशन हो रहा होगा, अर्थ पर जब लाइफ की स्टार्ट हो रही होगी, तो यूकैरियोटिक सेल ने क्या कर दिया होगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ने इस पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को या सेल को एनगल्फ कर लिया होगा. तो दैट पर्टिकुलर राइबोसोम्स जो है वो पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर दिखाई देते हैं. सेम ऐसी ही कंडीशन माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, सी मेरी बात आप बहुत ध्यान से देखो, इन प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया मीजोसोम्स व्हाइल इन यूकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया. सी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं उनको माइटोकॉन्ड्रियाज नहीं बोलते, उनको बोलते हैं मीजोसोम्स. जो काम यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कर रही है. अब माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क है एटीपी का प्रोडक्शन. क्या चीज है मैं आपको आगे बताऊंगी. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया. और जो भी हम फूड खाते हैं उससे एनर्जी बनती है. ये आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ. अभी अपन को क्या समझना है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है. तो बैक्टीरिया भी तो अपने आप में एक सेल है, बैक्टीरिया को भी तो एनर्जी चाहिए ना, उसको वो भी तो ऑल द टाइम 24/7 एक्टिव मोड में रहता है. उसको तो सिर्फ खाना होता है, अपने आप को रेप्लिकेट करना होता है, अपनी जनरेशन को बढ़ाना होता है, 1 से 2, 2 से 4, तुरंत कुछ मिनट्स के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर, कुछ आवर्स के अंदर वो पॉपुलेशन उनकी लार्ज हो जाती है. तो ऐसा क्यों, जस्ट बिकॉज उनके पास एनर्जी होगी तभी तो कर पाएंगे सेल के अंदर. क्योंकि बैक्टीरिया इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे ऑल्सो नीड अ, जो भी सेलुलर बॉडी है उन सबको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. तो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, मतलब जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर बेटा, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की बजाय क्या प्रेजेंट होता है, मीजोसोम्स. मतलब जो काम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं वही काम कौन कर रहा है, मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन बैक्टीरिया के सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कौन कर रहा है, मीजोसोम्स कर रहे हैं. तो इससे भी क्वेश्चन आता है कि which is the organelle which helps in the formation of energy in the prokaryotic cells. आपके सामने ऑप्शन में मीजोसोम्स भी लिखा होगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी लिखा होगा. तो नेवर टेक माइटोकॉन्ड्रिया, यू हैव टू टेक मीजोसोम्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. और जब यूकैरियोटिक की बारी आएगी देन इट इज माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज मीजोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स. फाइन बेटा. चलो अब आगे हम देखते हैं इसकी साइज. ये मैं आपको अच्छे से भी एक्सप्लेन करूंगी इसकी क्या जरूरत पड़ी है, इनर मेम्ब्रेन को फोल्ड होने की क्यों जरूरत पड़ी. फाइन. साइज देखो आप, इसका साइज 0.5 से 2 माइक्रोमीटर इन डायामीटर. सी अगर मैं डायामीटर मतलब इसकी इस तरीके यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर वो निकाले हम, तो दिस इज 0.5 टू, सॉरी इट इज द लेंथ, डायामीटर इसकी यहाँ से यहाँ. फाइन. तो दिस इज 0.5 टू 2 माइक्रोमीटर. और अगर इसकी लेंथ देखें अपन तो दिस इज 3 to 4 माइक्रोमीटर इन लेंथ. फाइन बेटा. इसमें कंफ्यूज नहीं होना. जो इसकी साइज है, साइज वैरी करती है बेटा फ्रॉम 0.5 to 2 माइक्रोमीटर. और इसकी जो लेंथ है दैट इज 3 to 4 माइक्रोमीटर. आगे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, तो सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो वेरियस नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं. अब उस सेल की एफिकेसी कितनी है, वो पर्टिकुलर सेल, बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारे टाइप्स की सेल्स हैं, और हर टाइप की सेल्स का अलग अलग टाइप की सेल्स का अलग अलग वर्किंग है. फाइन बेटा. इसका हमें टिश्यू में बहुत अच्छे से नॉलेज मिलेगी कि कितने टाइप की सेल्स मिलकर अलग अलग डिफरेंट टाइप की सेल्स कंबाइन होकर डिफरेंट टाइप की टिश्यूज बनाती हैं. और हर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज का अपना अलग अलग वर्क है. और हमारी बॉडी के अंदर मतलब माना जाए तो बहुत डिफरेंट टाइप की टिश्यूज पाई जाती हैं. फाइन. और सबका अपना अपना वर्क है. मैं ये बोलना चाह रही थी कि सेल के अंदर जिस जगह पर हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि हमारी मसल सेल्स हैं, हमारी लेग सेल्स हैं, हमारी ब्रेन सेल्स हैं, क्योंकि ये हमेशा ऑल द टाइम वर्क करती रहती है कि नहीं. और हार्ट है हमारा 24/7 पंप करता है, वो कभी रुकता नहीं है. ठीक है. तो ये जो मसल्स है बेटा, इनको ऑल द टाइम क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है. तो ऑल द टाइम वर्किंग के लिए उतनी ही एनर्जी चाहिए भी. एनर्जी कब होगी, जब इन पर्टिकुलर मसल्स के, इन पर्टिकुलर टिश्यूज के पास में जो सेल्स है,
जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, जो टिश्यूज है, उनके पास में जब माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर्स ज्यादा होंगे तब वो सेल्स कैसी होंगी, इफेक्टिव होंगी और एनर्जी ज्यादा बनेगी। अब कुछ जगह ऐसी होती है जैसे हमारी बॉडी के अंदर कुछ फैट सेल्स हो गई, ठीक है, आपने देखा होगा फैट सेल्स धीरे धीरे बढ़ जाती है और हमारी बॉडी के अंदर चर्बी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और वो पर्टिकुलर फैट सेल्स एनर्जी बहुत तभी यूज में आती है। पर्टिकुलर सेल्स के अंदर एनर्जी का तभी प्रोडक्शन होता है जब हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। अदरवाइज आप देखिए वो रेस्टिंग मोड में रहती है वो सेल्स, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही कम नंबर पे पाए जाते हैं। फाइन, मेरी बात समझ आई बेटा? सो सी, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कोरिलेट्स विद द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया एक पर्टिकुलर सेल के अंदर कितने नंबर्स में प्रेजेंट होंगे वो उस पर्टिकुलर सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। लाइक हार्ट की मैं बात करूं तो हार्ट का मेटाबॉलिक एक्टिविटी कॉन्टिन्यूस चलता है तो वहां पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। स्टमक के एरिया के पास में जो सेल्स है वो कम होंगी। कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत लेजी होते हैं, उनकी बॉडी में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होते हैं। इसके अलावा प्लांट्स की मैं बात करूं, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन करें तो प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत फ्यू नंबर्स में पाए जाते हैं, बहुत कम नंबर्स में पाए जाते हैं। बट वही एनिमल्स की बॉडी के अंदर वही माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा पाया जाता है क्योंकि एनिमल्स कैन मूव, रिस्पायर, ईट फूड, मेकिंग और प्रिपरेशन, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। लाइक हमें खाना बनाना होता है, हमें वर्किंग करनी होती है, हमारा ब्रेन हमें ऑल द टाइम चलाना होता है, हम बातें करते हैं, हम स्माइल करते हैं, बहुत सारी डेली एक्टिविटीज है जिसमें एनर्जी की नीड होती है। बट प्लांट्स, वेयर डू दे नीड दैट काइंड ऑफ एनर्जी? वो मूव तो नहीं करते ना, उनको बोलना नहीं पड़ता, उनको ज्यादा सेंस नहीं करना पड़ता, वो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना है, फूड अपना लीव जो है उनको अपना सिर्फ और सिर्फ फूड प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए, इसलिए उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इतना ज्यादा नहीं होता। तो वन थिंग यू हैव टू नो, उससे भी क्वेश्चन बनता है, एक सेल के अंदर 50 से 50,000 या मे बी इससे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। कौन सी सेल्स? जहां पे वो पर्टिकुलर सेल्स जिनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा है, जिनको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, उनके पास में 50 से 50,000 या मे बी मोर 1 लाख तक भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं इन पर्टिकुलर सेल। एक सेल की मैं बता रही हूँ, और जब इतने सारे सेल्स, इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होते हैं, मतलब मोर देन 1 माइटोकॉन्ड्रिया जब एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्ड्रियोम। सी, मोर देन 1 mitochondria in a cell called chondriome, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पर्टिकुलर सेल के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कितने प्रेजेंट हो सकते हैं। इट मे बी वेरी फ्रॉम पर्टिकुलर सेल टू सेल, ठीक है, बट मैंने आपको एक जरा सा एक लाइन दे दी है कि 50 से 50,000, इट मे बी अप टू 1 लाख। और जब एक से ज्यादा सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको कॉन्ड्रियोम कहते हैं, राइट। तब हम मतलब ग्रुप, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का एक नाम होता है ना, सेम उसी तरीके से जब ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन अ सेल इट इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोम। फाइन, चलिए अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि इनर मैम्ब्रेन फोल्ड्स, उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। सी, ये जो इनर मैम्ब्रेन है, इनर मैम्ब्रेन बेटा क्या हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, फोल्ड हो जाती है। प्लास्टिक के अंदर हमने देखा था आउटर मैम्ब्रेन, उसके बाद इनर मैम्ब्रेन, ठीक है, उसमें कोई फोल्डिंग्स नहीं थी। फाइन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा आउटर मैम्ब्रेन है और इनर मैम्ब्रेन क्या हो जाती है, इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। फाइन, ये है आउटर मैम्ब्रेन और इनर मैम्ब्रेन क्या हो गई, इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। बहुत ज्यादा फोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मैम्ब्रेन के। इसका एक रीजन है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऑल द टाइम एनर्जी का फॉर्मेशन करना, दैट इज इट इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, what is the main purpose of mitochondria, which is the main function of mitochondria? Synthesis of ATP. What is ATP? मैं अभी आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। ATP is a energy packet. अभी इनर मैम्ब्रेन है बेटा, वो इतनी फोल्ड हो जाती है अंदर की तरफ, एकदम ठूस के भरी हुई होती है इनर मैम्ब्रेन। फाइन, इनर मैम्ब्रेन फोल्ड क्यों हुई? ताकि जितनी ज्यादा मैम्ब्रेन फोल्ड, जितनी ज्यादा सरफेस एरिया, उतना ही सरफेस का रिएक्शन भी
ज्यादा होगा, ये चीज तो हमें पता है, मैथ्स में आप पढ़ते हो उस चीज को। फाइन, देखो मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे कि मेम्ब्रेन के फोल्ड होने का रीजन क्या है। ये हमारे पास में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। फाइन, अब इस डिस्टेंस के अंदर ये दो पोल्स है, ठीक है, ये दो पोल्स हैं, ए पोल एंड बी पोल। यहां से मैं एक थ्रेड बांधूंगी और यहां तक ये एक सिंगल थ्रेड है। फाइन, अब आप देखिए, ये एक सिंगल थ्रेड, आप ये मान लो इट इज अबाउट 3 मीटर थ्रेड है, और इसके बाद एक थ्रेड और बांधूंगी वहां से लेके वहां तक, लेकिन वो थोड़ा इस तरीके से होगा, फोल्डिंग होगा। फाइन, बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है, ये 3 मीटर का थ्रेड है। जब इस 3 मीटर के थ्रेड को मैं क्या करूंगी, इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी, तो 3 मीटर का थ्रेड तो बेटा मेरा यहीं पे खत्म हो गया। फर्दर यहाँ पे 3 मीटर का थ्रेड एंड और 3 मीटर का थ्रेड, तो टोटल यहाँ पे क्या हो गया, इतनी सी जगह पे जब मैंने 3 मीटर के फोल्ड को, जब 3 मीटर के थ्रेड को जब मैंने फोल्ड करके लगाया, तो मुझे यहाँ पे मिला टोटल 9 मीटर का थ्रेड, इसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर। फाइन, बात समझ आ रही है? तो वर्किंग की जो एफिशिएंसी है वो किसमें मुझे ज्यादा मिलेगी, रिएक्शन, सरफेस रिएक्शन मुझे ज्यादा कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, क्योंकि 9 मीटर थ्रेड है, उसके आसपास सरफेस ज्यादा होगा 3 मीटर के थ्रेड के सरफेस के रेस्पेक्ट में। बात समझ आ रही है? तो जितना कम एरिया के अंदर जब हम पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को क्या कर देंगे, बहुत ज्यादा फोल्डिंग कर देंगे, तो उसका जो मीटर है, उसकी जो डिस्टेंस है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, उसका सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब पर्टिकुलर सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ जाएगा तो उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्शन प्लेस करने की जगह ज्यादा मिलेगी। ठीक है, एक हो गया, मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल। एक हो गया बेटा ये एक सिंगल पेपर, ठीक है, इस पेपर की सरफेस एरिया इतनी है, मतलब जो भी रिएक्शन होगी वो कहाँ होगी, सिर्फ इतने से सरफेस के ऊपर। ठीक है, इतने, ये एक बॉक्स है। फाइन, आप मेरे हाथों को कंसिडर करो कि वो बॉक्स है, इतना बड़ा बॉक्स है। फाइन, और इस बॉक्स के अंदर ये पेपर है, स्ट्रेट पेपर लगा दिया है, और इस स्ट्रेट पेपर के ऊपर रिएक्शन चल रही है। तो अभी रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया कितना है, सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर पेपर। लेकिन मेरे को रिएक्शन ज्यादा करवाना है, क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर सरफेस एरिया मेरे लिए सफिशिएंट नहीं पड़ रही, क्योंकि पूरा दिन वर्किंग हो रही है सेल की। तो क्या करूंगी, क्या होगा, ये पर्टिकुलर सेल्स की क्या हो जाएंगी, फोल्डिंग हो जाएगी, इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की इस तरीके से फोल्डिंग हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसी तरीके से मेम्ब्रेन फोल्ड हो रखी है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देख रहे हो आप, ये जो मेम्ब्रेन, ये जो स्ट्रेट थी उसको मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से देखो आप, फोल्ड कर दिया, तो इस तरीके से मेम्ब्रेन क्या हो गई, इंटायर मेम्ब्रेन क्या हो गई, फोल्ड हो गई, ये फोल्ड हो गई। ठीक है, अब बॉक्स तो इतना ही बड़ा है, पर इतनी बड़ी जो सरफेस एरिया की मेम्ब्रेन थी वो फोल्ड हो गई, थोड़ी और जगह बची, तो यहाँ पे और मेम्ब्रेन आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, तो मेम्ब्रेन आ जाएगी, दूसरा इनका सरफेस एरिया बढ़ गया, एक पेपर की सरफेस एरिया और एक मेम्ब्रेन क्या हो गई, उतनी सी ही जगह पर मेम्ब्रेन क्या हो गई, डबल हो गई, यहां से लेकर यहां तक, तो सरफेस एरिया बढ़ गया। पर्टिकुलर आप देखो इतना सारा, ये एक और एक और डबल पेपर, तो सरफेस एरिया बढ़ गया, आगे पीछे दोनों साइड सरफेस एरिया बढ़ गया। तो पर्टिकुलर सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से रिएक्शन करने की जगह भी तो ज्यादा मिल गई, तो जरा सी स्पेस के अंदर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग ज्यादा होने की वजह से सरफेस एरिया ज्यादा मिल गया, तो सरफेस एरिया ज्यादा, तो सरफेस की रिएक्शन भी ज्यादा। क्लियर हो गई बात? सरफेस एरिया ज्यादा, सो सरफेस रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ आई? तो ये मोटो है, यही रीजन है कि इनर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। बेटा ये जो फोल्डिंग मेम्ब्रेन है, इस फोल्डिंग मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, क्रिस्टे। ये जो इनफोल्डिंग्स है इनको बोला जाता है
क्रिस्टे। फाइन, इनर मेम्ब्रेन क्या है, फोल्ड हो रखी है, और जब वो फोल्ड हो जाती है तो दैट फोल्डिंग इज कॉल्ड क्रिस्टे। बात क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो हम ये चीज आपको याद रखनी है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जो इनर मेम्ब्रेन है बेटा वो फोल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो सरफेस का रिएक्शन भी, मतलब रिएक्शन करने की जगह ज्यादा मिल जाएगी। कौन सी रिएक्शन? रेस्पिरेशन रिएक्शन सेल के अंदर। सी, अब मैकेनिज्म थोड़ी सी समझाती हूँ मैं आपको। हम फूड खाते हैं, ठीक है, वो फूड क्या हो रहा है, 7th 8th में हमने डाइजेशन प्रोसेस अच्छे से समझ ली है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फाइन, हमने जो खाना खाया जूसेस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गया, और पर्टिकुलर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है विलाई, वो क्या करते हैं, खाने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फूड जूसेस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड में मिल जाते हैं। फाइन, अब हम जो रेस्पायर करते हैं तो हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है, 9th क्लास में ये चीज कोई नहीं समझाएगा आपको, जब तक मैकेनिज्म समझ नहीं आएगी, इसका फंक्शन कैसे समझ आएगा कि एटीपी कैसे प्रोड्यूस करता है। सांस लेते, ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन कहाँ गई, लंग्स के अंदर। यू नो लंग्स के अंदर क्या है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, लंग के अंदर और छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसको एल्वियोलाई कहते हैं, बहुत छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, उसको एल्वियोलाई कहते हैं। फाइन, अब वो ऑक्सीजन कहाँ गई, एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है, एल्वियोलाई भी सेल की बनी हुई है, उसकी जो मेम्ब्रेन है बेटा वो बहुत वो उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। फाइन, मैंने आपको मेम्ब्रेन पढ़ा चुकी हूँ, सेल मेम्ब्रेन, तो इसको समझने में डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। सेल मेम्ब्रेन कैसी है, पोरस है। फाइन, पोरस मतलब सेमी परमिएबल है। परमिएबल है इसका मतलब वो कुछ सब्सटेंसेस को अपने थ्रू पास होने देगी, तो एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन को वो क्या होने देती है, पास होने देती है। अब लंग जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेटा, क्या ऐसा तो है नहीं है सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वहां पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी तो कर्ल कर रही है, वहां पे भी तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम तो एंटायर बॉडी में प्रेजेंट है, सब जगह ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, तो एल्वियोलाई के चारों तरफ भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। अब एल्वियोलाई में से जो गैस है वो क्या होती है, पास होती है, और कहाँ चली जाती है, ब्लड वेसल्स के अंदर मिक्स हो जाती है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैं अगर आपको समझाऊं तो देखो आप जरा यहाँ पे, ये लंग्स है, ठीक है, लंग्स के अंदर क्या है, बहुत छोटे छोटे एल्वियोलाई प्रेजेंट है, तो इसी एल्वियोलाई को मैं यहाँ पे एनलार्ज करके बता देती हूँ। ये है एल्वियोलाई, कलर चेंज करती हूँ, ये है एल्वियोलाई, इट इज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर। फाइन, जो लंग्स में प्रेजेंट है, क्या है ये, एल्वियोलाई। अब इस एल्वियोलाई के आउटसाइड में क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल। ये क्या है, ब्लड वेसल, इसमें क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। अब आप देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो फूड जूसेस है वो क्या हो गए, ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए। फाइन, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फूड, और वो फूड कहाँ गया है, बॉडी के सेल्स, बॉडी के हर पार्ट्स के सेल्स में गया है। एल्वियोलाई के अंदर क्या है, ऑक्सीजन, हमने इनहेल करी है, ऑक्सीजन आया, अब ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगी बेटा, एल्वियोलाई से पास कर जाएगी ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ब्लड में क्या हो गया, ऑक्सीजन मिक्स हो गई। फाइन, ठीक है, अब देखो रिएक्शन क्या चलेगी, फूड प्लस ऑक्सीजन, फूड प्लस ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन ब्लड में, देखो ब्लड में फूड था, सेल्स के पास पहुंच गया फूड मटेरियल, सेल्स में पहुंच चुका है। फाइन, सेल्स पढ़ा रही हूं, ध्यान से समझो, सेल के अंदर, अभी मैंने आपको सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया है पूरा का पूरा, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट मेरी क्लास में, मैं आपको सबसे पहले सेल पढ़ाऊंगी, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे आपको न्यूक्लियस समझाना है। सेल के अंदर फूड पार्टिकल्स चले गए, जितने भी फूड जूसेस थे वो सेल में मिक्स हो गए। फाइन, अब ऑक्सीजन भी आया ब्लड में, पीछे 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 पीछे, क्योंकि उसको फूड के पास जाना है, उसको फूड बहुत पसंद है, बिकॉज उसको पता है कि फूड ही उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज बनेगी। सेल्स के अंदर फूड गया, फाइन, ग्लूकोज वो क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है, किसमें, पायरुविक एसिड में। फाइन, तो वो पायरुविक एसिड को कौन कैच करेगा, सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसको वो तोड़ा जाएगा एक पर्टिकुलर एंजाइम के थ्रू, दैट इज एसिटाइल को एंजाइम। फाइन, अच्छे से समझाऊंगी, टेंशन मत लो, क्रैब साइकिल एक
अलग से ही आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगी क्रेब्स साइकिल, उसमें बहुत अच्छे से समझा दूंगी, समझ बिल्कुल टेंशन मत लो, बस लेकिन अभी स्टोरी समझ लो। क्या होगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा पायरुविक एसिड के अंदर, ठीक है, किसकी वजह से, एसिटाइल को एंजाइम, एक एंजाइम है जो उस पर्टिकुलर ग्लूकोज को पकड़ता है, पायरुविक एसिड को तोड़ता है, वो पर्टिकुलर पायरुविक एसिड से कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल है, ठीक है। आप ये मानो ब्लैक बॉडी का सेल, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर जो फूड पार्टिकल है ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो गया पायरुविक एसिड में, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम, वो उस पायरुविक एसिड को पकड़ेगा और कहां ले जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बात समझ आ गई? तो फूड तो गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अब धीरे धीरे पीछे पीछे क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा दौड़ते दौड़ते, फाइन, ढूंढता हुआ कि फूड कहाँ है, फूड कहाँ है, फाइन। ऑक्सीजन कहां से आया, जो हमने रेस्पायर किया, एल्विलाई से मिक्स हुआ ब्लड के अंदर, वो भी कहां पे गया, अब ब्लड बॉडी की हर एक सेल्स तक पहुंच रहा है ब्लड, क्योंकि ब्लड वेसल्स कैपिलरी सब जगह है। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, अगेन वो ऑक्सीजन पीछे पीछे सेल के अंदर आया, ठीक है। अब सेल के अंदर कहां चला गया, वो ऑक्सीजन जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो ऑक्सीजन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, ठीक है। अब रिएक्शन स्टार्ट हो गई, क्या बनेगा देखो, जब फूड और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी, 32 एटीपी मॉलिक्यूल्स। यही तो चीज याद रखनी है हमें, क्या बनेगा, ये रहा एटीपी, सी दिस, जो कहां बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अभी बात क्लियर है? फूड के साथ में ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बनी और एटीपी बना। ये एटीपी मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेल के अंदर स्टोर करके रखता है, वाटर सेल के अंदर स्टोर, अदरवाइज आप देखो स्वेटिंग के थ्रू भी जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर तो बॉडी से बाहर निकल जाता है, अदरवाइज सेल के अंदर भी रहता है, क्योंकि सेल में भी तो वाटर की प्रेजेंस जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरीके से ब्लड में ऑक्सीजन होता हुआ सेल में गया, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकल के ब्लड में से होता हुआ हमारी बॉडी से वापस एक्सेल आउट कर जाते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं ना, तो बॉडी में जो इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड हर एक सेल में बन रही है मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान, तो वो सारी की सारी वापस एल्विलाई में जाती है और हम उसको वापस एक्सेल आउट कर देते हैं। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस जिसमें रेस्पिरेशन और डाइजेशन दोनों ही हेल्प कर रही है और एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये स्टोरी थोड़ी सी याद रखनी है, फर्दर डिटेल में आपको जब क्रेब्स साइकिल पढ़ाऊंगी ना बेटा, तब और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ के रखो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गई ये चीज? चलो अब आगे देख लेते हैं हम सेल का, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया को हम दूसरा और क्या नाम बोल सकते हैं, वाई और क्यों बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल, फाइन। इसको पावर प्लांट भी बोला जा सकता है, पावर हाउस भी बोला जा सकता है, सेल फर्नेस भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन, फुल ऑन एनर्जी फॉर्म करता है। ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता और ना ही ह्यूमन आरबीसी में। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि बैक्टीरिया के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका रोल कौन प्ले करता है, मीजोसोम्स प्ले करते हैं, पर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में तो पाया ही नहीं जाता, ना ही ह्यूमन आरबीसी के अंदर पाया जाता। क्लियर? ह्यूमन आरबीसी इज अ इन्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, इसमें कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की भी जरूरत नहीं है, दे नीड नॉट टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय देमसेल्फ। इसके बाद ये थोड़ी देर मैंने आपको बता ही दिया, सेल टू सेल माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर वेरी करते हैं। जहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की जरूरत ज्यादा है वहां पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, और जहां पे सेल की एक्टिविटी कम रहती है, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम चलती है, नीड नहीं होती ज्यादा वर्किंग की, तो वहां पे एनर्जी का फॉर्मेशन भी कम, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स भी कम, ठीक है। इसके बाद ये चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी। अब लेबलिंग पे आ जाते हैं हम। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन में आप लोगों को बता चुकी। इनर फोल्डिंग वो भी आप लोगों ने देख लिया, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टे। अब क्रिस्टे के बीच में बेटा आप देखो इतनी सारी व्हाइट स्पेसेस आपको नजर आ रहे हैं। जब मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है तो बीच में थोड़ा बहुत तो स्पेस होगा, ठीक है। जिस तरीके से सेल के अंदर मैट्रिक्स रीजन है व्हिच इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या है, मैट्रिक्स भरा हुआ है।
ठीक है। एंटायर सेल के अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर भी मैट्रिक्स रीजन है, मतलब जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है। क्वासी फ्लूइड टाइप सब्सटेंस होता है वो, विच इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बेटा ये भी बोला जाता है कि सेल विद इन अ सेल, सेल के अंदर एक और सेल है, बिकॉज इसके पास में इतनी पावर है कि अगर सेल डेड हो जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में एक सेल डेवलप कर सकती है। व्हाई? बिकॉज इसके पास भी क्या है, डीएनए है इसका, सी डीएनए, दैट इज सर्क्यूलर डीएनए। मैंने प्लास्टिक के दौरान भी आपको समझाया था, ठीक है। सर्क्यूलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज डीएनए इन द फॉर्म ऑफ अ सर्क्यूलर फॉर्म, ठीक है, क्लियर। तो जब डीएनए अपने आप है तो नॉर्मल सी बात है, अपने आप वो प्रोटीन का प्रोडक्शन कर सकता है, अपने आप एक नई सेल डेवलप कर सकता है। इसके बाद आप देखो यहाँ पे आपको डॉट्स आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स, दीज डॉट्स राइबोसोम्स। ये क्या है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन यूनिट्स, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी हमें आपको अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूंगी, इस ऑर्गेनेल को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, फाइन। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे दीज ग्रीन कलर के मैंने छोटे छोटे से डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर बना रखे हैं, कुछ इस तरीके से, अगर आपको दिख रहा होगा। आउटर भी है और इनर साइड, दोनों साइड प्रेजेंट है। दीज आर कॉल्ड एज बेटा, इनको ऑक्सीजोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ऑक्सीजोम्स। इनको एक साइंटिस्ट, फर्नांडिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इनको फर्नांड पार्टिकल भी, एफ नॉट एफ वन पार्टिकल उनके नाम से डिनोट करके ये भी बोला जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑक्सीजोम्स, आप लिख सकते हो एफ नॉट एफ वन पार्टिकल्स भी इनको बोला जाता है, फर्नांडिस पार्टिकल्स भी बोला जाता है इनको। तो ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। हमें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि वो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, फाइन। अब एटीपी का फॉर्मेशन फुल फॉर्म क्या है, कई बच्चों को नहीं पता होगा, कई बच्चों को पता भी होगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में अच्छे से समझेंगे कि एटीपी का फॉर्मेशन जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड एंटर कर गया तो किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, वो हम क्रेब्स साइकिल में फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को सेल के साथ, सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको शो करूंगी एंड न्यूक्लियस एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग पढ़कर आना, इसमें अगर कोई डाउट हो तो वो मेरे से जरूर पूछना बेटा, ठीक है।